मैं गारंटी देता हूं आज इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आप एक चीज में तो मास्टर हो जाओगे। मैं आज इस वीडियो के अंदर दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा। सबसे पहली बात, अगर कोई भी हस्बैंड और वाइफ हैं और वो दोनों अपना डिवोर्स करना चाहते हैं और वो दोनों सारी की सारी सर्कमस्टांसेस और सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल करते हैं, एग्री करते हैं कि हाँ भाई हम दोनों आपस में अपना डिवोर्स करना चाहते हैं, कितना पैसा क्या हम बांटेंगे, आगे चल के हमारे को कितना पैसा मिलेगा और हम दोनों 50-50% हर चीज में बांटेंगे, बिल्कुल वो एग्री करते हैं। तो अब ये एक मुद्दे की बात आती है, क्या हस्बैंड और वाइफ को लॉयर की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? आप क्या सोचते हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बाकी मैं तो आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा ही। दूसरी बात आती है, चलो उन्होंने लॉयर करने का मान भी लिया, एडवोकेट करने का मान भी लिया, तो क्या वो दोनों जो हैं दोनों एक ही लॉयर कर सकते हैं पैसा बचाने के चक्कर में? कि हस्बैंड और वाइफ दोनों एग्री कर रहे हैं भाई हम दोनों डिवोर्स करना चाहते हैं, सारी की सारी कंडीशंस हम फुलफिल करते हैं, एग्री करते हैं, और कोई भी एडवोकेट हमारे को लॉयर जो है कोई भी गाइड करेगा, हम सारे के सारे जगह पर साइन करने के लिए रेडी हैं। तो क्या हस्बैंड भी और वाइफ भी एक ही लॉयर कर सकता है या नहीं कर सकता? आप क्या सोचते हैं मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी मैं आपको सारी की सारी डिटेल्स मैंने बोला है, मैं गारंटी देता हूं अगर ये YouTube पे किसी ने ऐसा वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेनेशन दे रखी है तो बात है, मैं गारंटी देता हूं इसको दावे के साथ, आपको मैं 100% एक पॉइंट में तो मास्टर बना ही दूंगा इस वीडियो को, अगर आपने थॉरली पूरी वीडियो देखी है तभी। तो मैं ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। सबसे पहली बात, डू आई नीड लॉयर इफ आई एग्री ऑन एवरीथिंग? क्या मुझे लॉयर की जरूरत पड़ेगी अगर मैंने सारी की सारी बातों के लिए एग्री करता हूं, सिर्फ मेरे को कोर्ट के अंदर साइन ही तो करना है? तो मैं जज साहब के आगे बोल दूं कि जज साहब मैं हस्बैंड हूं और मेरी वाइफ है, हम दोनों एग्री कर रहे हैं भाई हमारे को डिवोर्स चाहिए और हम सारी चीजों के लिए एग्री करते हैं 50-50%, कोई भी दिक्कत नहीं है, इतना शेयर मैं लूंगा इतनी शेयर मैं लूंगी, तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जज साहब ऐसे हम प्लीड कर सकते हैं नहीं कर सकते? सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि आप एक बात को ध्यान में रखना कि भाई आपको लॉयर तो चाहिए ही चाहिए, आपको एक एडवोकेट तो चाहिए ही चाहिए। भले ही आप सारी चीजों के लिए एग्री क्यों ना कर रहे हो, आपको एक लॉयर या फिर एडवोकेट तो चाहिए। बहुत सारे लोगों के ना भी कमेंट्स मेरी पुरानी वीडियोस में आ रखे हैं और अभी भी आ सकते हैं कि भाई आप जो है लॉयर भी बोलते हो एडवोकेट भी बोलते हो। भाई एक बात तो बोलो, जो लॉयर है वो एडवोकेट नहीं हो सकता और एडवोकेट वो लॉयर नहीं हो सकता। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए थे, बट मैं उन सारे लोगों का रिप्लाई नहीं करता हूं क्योंकि ये तो कॉमन सेंस की बात है यार, मेरे को लगता है ये तो हर किसी को पता होनी चाहिए। तो ये कमेंट्स मैं बिल्कुल इग्नोर करता हूं। सिंपल इसका जवाब मैं ये दूंगा कि भाई कोई भी जो कोई एडवोकेट होता है ना वो लॉयर भी होता है। दूसरी बात, एक लॉयर जो है वो एडवोकेट कभी नहीं होता है जब तक वो एनरोल नहीं कराएगा। तो सिंपल बात बताओ ना, मैं तो अभी तुम्हारे को बोल रहा हूं कि लॉयर चाहिए, ये सारा का सारा एग्रीमेंट बनाने का काम, ड्राफ्टिंग का काम ये लॉयर नहीं कर सकता। एडवोकेट का क्या काम होता है? सिर्फ कोर्ट के अंदर प्लीड ही तो करना होता है, एप्लीकेशन चढ़ा के अपनी पार्टी के सपोर्ट में ही तो लड़ना होता है। एडवोकेट का काम सिर्फ वही तो काम होता है, बाकी सारा का सारा काम, ड्राफ्टिंग का काम और एग्रीमेंट बनाने का काम, क्लाइंट डीलिंग का काम, ये सारा कौन करता है? ये सारा एडवोकेट ही करता है। लेकिन वो एडवोकेट का रोल नहीं होता है, वो लॉयर परफॉर्म कर रहा होता है उस केस के अंदर। बोलता वो एडवोकेट भी है। मान लो अगर किसी बंदे ने एनरोल नहीं करा रखा है तो क्या वो एग्रीमेंट नहीं बना सकता? क्या वो ड्राफ्टिंग नहीं कर सकता? क्या वो क्लाइंट डीलिंग नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। तो इसीलिए मेरा मेन इंटेंशन ये होती है कि लॉयर और एडवोकेट वर्ड्स में जो यूज करता हूं ना वो उन पे ध्यान दिया करो कि मैंने किस टाइम पर क्या वर्ड्स यूज कर रहा हूं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ना समझ नहीं हूं जो आप सभी लोगों के आगे जो है कुछ भी बोल दूं और कोई भी वर्ड्स यूज कर दूं और वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कराऊं। क्योंकि मैं कम से कम एक वीडियो के लिए 10 से 20 बारी चीजें पढ़ता हूं, जानता हूं, समझता हूं और तभी आपके सामने मैं खड़े होकर वीडियो बनाता हूं। और ये बोर्ड्स पे जो मैं बातें लिखता हूं बाई चांस कोई पॉइंट में से मिस आउट ना हो जाए और आपको कोई गलत नॉलेज ना मिले, इसीलिए मैं रेफरेंस के लिए रखता हूं। क्योंकि आपको मेरे को जब नॉलेज प्रोवाइड करानी है तो बिल्कुल जेन्युइन बात बतानी होगी, तभी आप लोग मेरे पे ट्रस्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। इसी वजह से अब ज्यादा देरी ना मैं करते हुए सारी बातें बताता हूं। तो मैंने आपको बताया कि भाई आपको लॉयर तो चाहिए ही चाहिए, भले आप हस्बैंड और वाइफ दोनों एग्री क्यों ना करे हो, क्योंकि भाई ये बहुत जीवन भर तक के लिए एग्रीमेंट बनाया जाता है। जीवन भर मतलब लाइफ टाइम तक आपका एग्रीमेंट चलता है, लाइफ टाइम तक आपका कॉन्ट्रैक्ट चलता है। अब ये एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की बात भी, ये छोटी छोटी बातें हैं। खैर अगर आपका जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, जैसे आपको और मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है कि भाई मैं आपको 1 महीने के लिए पढ़ाऊंगा, अब अगर मैं इसको रजिस्टर कराता हूं या फिर कोई एनफोर्सिएबल बाय लॉ कराता हूं, तब हमारा एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ये भी खैर ये तो मैं जब कॉन्ट्रैक्ट की बातें अगर बताऊंगा तब की बातें हैं सारी की सारी। लेकिन जो मुद्दे की बातें हैं मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुद्दे की बात पे मेरा कनेक्ट कर पा रहे होंगे। सबसे पहली बात तो आपको लॉयर चाहिए होगा, क्योंकि जीवन भर तक के लिए एग्रीमेंट बनता है। ऐसा नहीं है कि भाई आज हमने 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बनाया और दूसरे महीने हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
ये हमारा जीवन भर तक के लिए होता है। तो आपको एक लॉयर चाहिए, क्योंकि भाई अगर एक से छोटी गलती भी अगर आप करते हो तो आपको आगे इन फ्यूचर सरकमस्टांसेस फेस करने होंगे। बाई चांस भाई मान लो अगर कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिस आउट का, घर बेचना था और घर में जितना पैसा आएगा उसमें हस्बैंड और वाइफ को 50-50 मिलना चाहिए या कोई और रेशो मिलनी चाहिए, ये लिखना भूल गए, क्योंकि भाई आपने लॉयर तो हायर करा नहीं है। आप खुद कह रहे हो कि मैं जो है सारी बातों पे एग्री करता हूं, लेकिन उनमें से हस्बैंड या वाइफ कोई भी शातिर दिमाग का निकला, उसने कहा कि भाई घर भी बिकना है, इसकी बात अभी मैं नहीं छेड़ती हूं, बाद में जब डिवोर्स हो जाने दो तब मैं इशू लड़ा लूंगी। तो इस केस के अंदर आपकी गलती है, आपने पॉइंट मिस आउट कर दिया। तीसरी बात आ सकती है कि भाई अगर मान लो कि आपने लॉयर नहीं लिया और आपने खुद ही अपने आप को ज़्यादा आपको लग रहा था ओवर स्मार्ट और आपने जो है अपना डिवोर्स करा लिया, फिर कोई भी अगर बाई चांस गलती आई तो एंड में फ्यूचर आपको पछतावा होगा और किसी को नहीं होगा, क्योंकि गलती आपने करी है। फिर आपको लगेगा कि भाई थोड़े से पैसों की बात थी, मैं अपना एक एडवोकेट या लॉयर हायर कर लेता तो मेरा फायदा हो जाता। तो या फिर आपको सरप्राइजेस देखने को मिलते कि भाई मैंने बात तो अपनी वाइफ से डिवोर्स के टाइम पे इतने रुपए की करी थी, लेकिन डिवोर्स होने के बाद वाइफ जो है ज्यादा डिमांड कर रही है, तो सरप्राइजेस आएंगे, क्योंकि आपने वैलिड पॉइंट प्रॉपर तरीके से एग्रीमेंट में लिखा नहीं है पॉइंट, तो वही बंदा सामने वाली पार्टी पकड़ती है कि इसने ये गलती करी है, मैं पकड़ लेती हूँ। तीसरी बात आती है अनएक्सपेक्टेड इश्यूज, जैसे कि आपने सोचा ये था कि भाई ऐसा तो चलो दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि मेरा एग्रीमेंट बन चुका है, मेरी वाइफ भी मेरे साथ एग्री करती है। आने वाले टाइम में फ्यूचर में अनएक्सपेक्टेड इश्यूज, आपको क्या पता कि भाई सामने वाली पार्टी जो है इस पॉइंट को रेज करेगी या नहीं करेगी। भाई जब आप डिवोर्स तक बात आ रही है तो आप ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इसके अंदर मेन बात आती है, ये एक एडवोकेट है, एक लॉयर ही ना आपको कानूनी दाव पेच से ना बचा कर रखता है और आपके ही बिहाफ पर वो सारे के सारे पॉइंट्स अपने लिखता है, कॉन्ट्रैक्ट में सारी बातें लिखता है। अब वो क्या क्या बातें लिखता है मैं सारी आपको डिटेल्स में बताऊंगा, सिर्फ थोड़े बहुत पॉइंट्स, क्योंकि एक एडवोकेट का भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, इसलिए मैं सारी बातें तो आपको अभी नहीं बता सकता। लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैंने आपको बोला है ना, मैंने भरोसा करिए कि आपको मास्टर जरूर बना दूंगा। एक कॉन्सेप्ट के अंदर आप कभी नहीं बोलोगे, आपका थिंकिंग ब्रॉड होगी गारंटी के साथ। तो इसके अंदर ना, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारी बातें एडवोकेट लिखवाता है तो इसी वजह से आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना है, उसी चीज के आपसे पैसे चार्ज करता है, क्योंकि भाई वो भी तो उनका काम है। अगर वही काम करने से वो पैसे अर्न नहीं करेंगे तो अपनी लाइवलीहुड कैसे जिएंगे, जरा बात आपको ये भी सोचनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक चीज में स्पेशलाइज हो। एडवोकेट्स लॉयर्स जो है इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, डिवोर्स के अंदर, एग्रीमेंट्स बनाने के अंदर ही तो स्पेशलाइज है, वही उनकी अर्निंग सोर्स है, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। दूसरी बात, मैंने आपको इतनी बात आपको समझ आ गई कि भाई लॉयर तो या एडवोकेट तो आपको चाहिए ही चाहिए होगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि हस्बैंड है और वाइफ है, भाई वो चाह रहे चलो ठीक है हम एडवोकेट कर लेते हैं, तो क्या वो दोनों एक ही एडवोकेट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ को अपना इंडिविजुअल अटर्नी, इंडिपेंडेंट अटर्नी लेनी पड़ेगी। दूसरी बात यानी कि एडवोकेट लेना पड़ेगा। और दूसरी बात, कोई भी एडवोकेट, कोई भी लॉयर जो है दो पक्ष में प्लीड नहीं कर सकता है कोर्ट के अंदर। कोई भी एडवोकेट दो पक्ष के अंदर कोर्ट के अंदर प्लीड नहीं कर सकता है कि भाई हस्बैंड का भी कॉन्ट्रैक्ट बनवा दिया, वाइफ का भी कॉन्ट्रैक्ट बनवा दिया, अब दोनों की जो है जान ली, हस्बैंड के ऊपर कोई एक मेजर पॉइंट आ रहा है उसने हस्बैंड को भी बता दिया, वाइफ के ऊपर भी कोई मेजर पॉइंट आ रहा है, ये तो भाई अनबायस की बात हुई ना, कि भाई ये तो ना तो इसके फेवर में लड़ रहा है, ना हस्बैंड के फेवर में लड़ रहा है, ना वाइफ के फेवर में लड़ रहा है, तो ऐसा क्या हुआ? तो ऐसे तो कानूनी रूप से ये तो बहुत ही ज्यादा अनबायसनेस आ गई ना, बायसनेस आ गई ना, कि इसमें तो भाई गलती तो कुछ सामने दिखाई नहीं देगी। तो इसी वजह, और मन में जिनकी इंटेंशन चल रही है हस्बैंड की, चुपचाप हस्बैंड ने जो एडवोकेट को पैसे खिला रखी हो कि भाई तुम ऐसा ऐसा एग्रीमेंट बना देना जैसा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वाइफ को इतनी मतलब पहचान नहीं पाएगी क्योंकि हमने तो एक ही एडवोकेट कर रखा है। तो यही तो बायसनेस शो होगी, गलतियां शो होंगी और बंदा जो है करप्टेड हो जाएगा। तो इसी वजह से कोई भी बंदा, दो पार्टी जो है एक ही एडवोकेट नहीं हायर कर सकती है अपने केस को प्लीड करने के लिए, अपनी एप्लीकेशन को कोर्ट के अंदर, कोर्ट के सामने पेश करवाने के लिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, क्योंकि और दूसरी बात एडवर्सल सिचुएशन आ जाती है और दोनों पार्टीज को अपनी अपनी पर्सनल इंडिविजुअल अटर्नी यानी कि एडवोकेट हायर करना पड़ेगा। हस्बैंड को अपना पर्सनल एडवोकेट, वाइफ को अपना पर्सनल एडवोकेट हायर करना पड़ेगा। अब जब चलो भाई आपने एडवोकेट भी हायर कर लिया, तो अब आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना, आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात भाई, हाउस, जैसे कि जिस घर में हस्बैंड और वाइफ रहते हैं तो उसको जब बेचेंगे तो उसमें से जो पैसा आएगा तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसका हम क्या करेंगे, कुछ रिपेयर कराना है उसका हम क्या करेंगे, या
या फिर किसी को रेंट पे देना है, उसका हम क्या करेंगे, ये सारी बातें आपको लिखनी है। मैं बता देता हूँ फिर भी कि जैसे कि घर अगर बिकेगा तो भाई आधा 1 लाख रुपए का घर बिका तो 50,000 वाइफ के, 50,000 हस्बैंड के, ऐसा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने लिखवाना है तो ये तो लिखवाना नहीं है, आपको लिखना ही लिखना है। ये बात नहीं है कि अपनी मर्जी से लिखवाऊं नहीं लिखवाऊं, लिखना ही लिखना है ये बातें तो आपको। दूसरी बात कि जो मॉर्गेज है, जो टैक्स है, या फिर जो इंश्योरेंस का पैसा पे करना है या आने वाला है, भाई वो किसके पास जाएगा या कौन पे करेगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्योंकि जैसे कि हाउस इंश्योरेंस होता है, ये भाई अगर हाउस के अंदर ही और भी तरीके के इक्विपमेंट्स के इंश्योरेंस कराते हैं लोग, टैक्स पे करना होता है, जो हाउस टैक्स होगा वो पे करना पड़ेगा, तो वो कौन पेमेंट करेगा उसकी, वो भी सारी बातें आपको कॉन्ट्रैक्ट में लिखवानी पड़ेगी। ठीक है, 2 बातें मैंने आपको बता दी। तीसरी बात ये हो गई कि जैसे कि एकदम तो है नहीं कि भाई जिस दिन आप डिवोर्स करने जा रहे हो और इसी दिन आपने घर भी बेच दिया और बिक भी गया और पैसे भी आ गए, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप पहले सेल पे डालोगे घर को, और जब कोई आपका देखने के लिए आएगा घर को, अगर वो पसंद करता है तो फिर थोड़े बहुत टुकड़ों में पैसे देगा, तो ये सारी की सारी बातों में टाइम तो लगेगा। तो इतने टाइम के दौरान उस घर में कौन रहेगा? दोनों साथ में रहेंगे, या फिर कोई हस्बैंड रहेगा या फिर वाइफ रहेगी। तो ये बातें ये भी बातें आपको लिखनी पड़ेगा कि घर बेचने के दौरान जब हम मार्केट में घर को देंगे तो उस दौरान जब हमारा घर में लोग देखने के लिए आएंगे तो उसमें हम कौन रह सकता है? दोनों रह सकते हैं, या फिर हस्बैंड रह सकता है या वाइफ। ये सारी बातें आपको कॉन्ट्रैक्ट में लिखनी पड़ेगी। तो आगे बात करते हैं कि अगर कोई भी, चलो भाई मान लो घर बिका ही नहीं, आपका घर अगर बिका ही नहीं, तो उस केस के अंदर जो अमाउंट डिसाइड करा हुआ है, जो मैंने आपको बताया कि घर बिकने के बाद 50% वाइफ 50% हस्बैंड, चलो मान लो घर बिका नहीं और बोला कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि भाई वाइफ रहेगी जब तक घर बिक नहीं रहा है, तो उस केस के अंदर क्या, अगर घर नहीं बिकता है तो क्या वाइफ जो है सारा का सारा कंपनसेशन हस्बैंड को देने के लिए लायबल है या नहीं है? कि भाई 1 लाख रुपए का घर है और घर बिका नहीं, तो क्या वाइफ 50,000 रुपए हस्बैंड को देगी या नहीं देगी? ये भी बात आपको अपने एग्रीमेंट में लिखनी पड़ेगी। अब आगे लास्ट बात बताता हूं कि अगर मान लो भैया घर के अंदर जो है मेजर रिपेयरिंग करानी है, मेजर रिपेयरिंग, जैसे आपका घर चल रहा था कोई नहीं, लेकिन जब सामने वाला खरीदेगा तो वो तो चाहेगा नहीं भाई आप रिपेयर करा के दो, तो उस केस के अंदर मेजर रिपेयरिंग आई तो उसका खर्चा कौन देगा? वाइफ देगी, हस्बैंड देगा, दोनों मिलके देंगे। ये भी बात आपको लिखनी है, ये अपने मन से मत सोच के चलना, आपको लिखनी पड़ेगी। दूसरी मैं सरकमस्टेंस बता दूं भाई, अगर किसी ने लाइफ इंश्योरेंस ले रखी है, वाइफ ने लाइफ इंश्योरेंस ले रखी है या हस्बैंड ने लाइफ इंश्योरेंस ले रखी है, उस केस के अंदर कैसे इसको डील करा जाएगा? सबसे पहली बात भाई, डेथ का बेनिफिट किसको मिलेगा? वाइफ को मिलेगा। अगर वाइफ ने करा रखी है हस्बैंड को मिलेगा, या हस्बैंड ने करा रखी है वाइफ को मिलेगा, या फिर दोनों ने अपना कोई बेनिफिशियरी नाम लिखवा रखा है कि मेरे मरने के बाद उसको मिले, तो ये भी बात आपको साफ साफ लिखनी पड़ेगी भाई, आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। दूसरी बात भाई, अगर जो लाइफ इंश्योरेंस है उसकी जो पॉलिसी होती है, एक रूल होता है कि आप पॉलिसी के बिहाफ पर लोन ले सकते हो, कि भाई मेरे मरने के बाद जो पैसा आएगा ना, तुम वो लोन का पैसा मतलब वहां से ले लेना। तो ये भी अगर किसी दोनों पार्टी में से किसी ने कर रखा है तो भाई पहले बताओ, डिस्क्लोज करो। तीसरी बात ये आती है कि भाई चलो वाइफ ने अगर लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी करा रखी है तो वाइफ के मरने के बाद हस्बैंड को मिलेगा, ये बात लिखी हुई है, मैं एग्जांपल बता रहा हूं। और अगर वाइफ ने किसी और का नाम तो नहीं लगा रखा कि वाइफ ने अपने भाई का नाम लिखवा रखा हो, वाइफ ने अपनी मम्मी का, अपने डैडी का या फिर किसी और का नाम लिखवा रखा हो, अगर ऐसी बात है तो आप पहले डिस्क्लोज करो, एग्रीमेंट में ये बात लिखवाओ। या फिर और आगे बात मैं करता हूं कि डेथ बेनिफिट, जैसे कि हस्बैंड ने अगर लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है और हस्बैंड के मरने के बाद वाइफ को 1 लाख रुपए मिलेंगे, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, 1 लाख रुपए मिलेंगे, तो क्या ये 1 लाख रुपए जो है टाइम के साथ साथ चेंज होते रहेगा, या फिर ये फिक्स अमाउंट है, या फिर 1 लाख का इंटरेस्ट मिल के 2 लाख, या एग्जांपल के तौर पे कोई इंटरेस्ट का है मामला या नहीं है? ये बात आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी अपने इंश्योरेंस पॉलिसी से, अपनी पॉलिसी पढ़ने के बाद। और आखिरी बात ये आती है कि भाई एक्चुअल में मेरे को ये बताओ कि पॉलिसी का ओनर कौन है? कि हस्बैंड ने जैसे करा रखी है लाइफ इंश्योरेंस, तो हस्बैंड के पापा ने तो नहीं करा रखी अपने बेटे के लिए, या फिर किसी और ने तो नहीं करा रखी, या फिर हस्बैंड ने खुद करा रखी है, तो ओनर कौन है एक्चुअल में पॉलिसी का, वो मेंशन कराना पड़ेगा आपको एग्रीमेंट के अंदर। ये मैंने आपको बात बता दी है। और साथ ही में आखिरी बात और ये कि चलो हस्बैंड ने करा रखी है, तो हस्बैंड को प्रीमियम हर महीने पे करता है या फिर हर साल पे करता है, या फिर सारा का सारा प्रीमियम पे कर चुका है? ये बात मेरे को बता दो भाई, कि ताकि डेथ बेनिफिट के टाइम पे कोई दिक्कत ना आए कि आपके प्रीमियम की दिक्कत है, आपने प्रीमियम पे नहीं करा वगैरह वगैरह। ये बातें आपको समझनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, पहचाननी पड़ेगी। यही तो आपका काम है एडवोकेट का, और यही आम जनता का भी काम है, अवेयरनेस रखने का। उनका काम नहीं है ये सारी चीजें करने का, उनका काम है अवेयर रहने का कि भाई ये भी पॉइंट हो सकते हैं, होते हैं, हो नहीं सकते, होते हैं।
इसी वजह से मैं आपको आखिरी बात बता रहा हूं। वैसे तो और भी बहुत सारे एग्रीमेंट के अंदर बहुत सारी बातें लिखी जाती है, लेकिन मैंने कुछ पॉइंट रखे हैं ताकि आपके मन में कंफ्यूजन है, आपकी जो सोचने की क्षमता है वो थोड़ी सी ब्रॉड हो। मैंने आपको बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैं गारंटी देता हूं कि आपको एक पॉइंट पे तो मास्टर जरूर बना दूंगा। बस आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक प्रॉपर तौर पे कंसंट्रेट रख के देखनी ही पड़ेगी। अपने कॉपी पेन लेकर सारे पॉइंट्स लिखते रहिए। हस्बैंड और वाइफ ने अगर कोई भी लोन ले रखा है, कि हस्बैंड ने कोई लोन ले रखा है कि भाई बेनिफिशियरी वाइफ को बना दिया हो कि भाई मैं नहीं पे कर पाया तो वाइफ से ले लेना। वाइफ ने कोई लोन ले रखा है, मैं नहीं पे कर पाई तो आप हस्बैंड से लेना। ऐसी कोई बात है तो भाई साफ साफ आपको एग्रीमेंट में लिखनी पड़ेगी क्या क्या बातें। ये सबसे पहली बात, वाइफ और हस्बैंड ने कोई जॉइंट लोन ले रखा है, जैसे कि बैंक से होते हैं, बैंक ओवर जॉइंट लोन ले लेते हैं, तो या फिर किसी भी तरीके से जॉइंट लोन ले रखा है जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों लायबल है पे करने के लिए। दूसरी बात आती है कि मान लो भाई वाइफ ने जो एक लोन ले रखा है और वाइफ जो है दिवालिया हो जाती है, यानी कि बैंकरप्ट हो जाती है। दिवालिया मतलब एक भी पैसा ना है मेरे पास नहीं है देने के लिए, तो उसको बोलते हैं दिवालिया। तो उस केस के अंदर क्या बैंक वाले या फिर जिसने लोन दिया है वो हस्बैंड के पास जा सकते हैं पैसे मांगने कि भाई तुम्हारी वाइफ तो बैंकरप्ट हो गई, अब तुम हमारे को पैसा दो? अगर ऐसी बात है या कोई प्रोविजन में लिखी हुई है या जिसमें तुमने लोन लिया था उसके साथ तुमने ऐसी बात करी हुई है तो वो भी डिस्क्लोज करो एग्रीमेंट के अंदर। तीसरी बात आती है कि भाई अगर हस्बैंड या वाइफ ने कोई ऐसा लोन ले रखा है कुछ जिसके बारे में, अगर वाइफ ने कोई ऐसा लोन ले रखा है जिसके बारे में हस्बैंड ना जानता हो, या हस्बैंड ने कोई ऐसा लोन ले रखा है जिसके बारे में वाइफ ना जानती हो, भाई अगर दोनों ने एक दूसरे से छुपा के रखा हुआ हो और जिससे लोन लिया है उसके सामने लिखा हुआ कि भाई मैं नहीं पे कर पाई तो हस्बैंड पे करेगा, मैं नहीं पे कर पाया तो वाइफ पे करेगी, ऐसी कोई बात है तो भाई डिस्क्लोज करो पहली। एंड में अगर डिस्क्लोज नहीं करी हुई है तो मान के चलना कि भाई उस लोन की जो है आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होगी, लेकिन अगर मेंशन करा हुआ है तब आपके ऊपर लायबिलिटी होगी। और एक आखिरी बात ये आती है कि मान लो कि आज कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, एग्रीमेंट बन रहा है, वाइफ के ऊपर 1 लाख रुपए का लोन है, वाइफ ने 1 लाख रुपए का लोन ले रखा है किसी से इमरजेंसी के लिए। हस्बैंड बोल रहा है कि चलो भाई एग्रीमेंट में कि चलो मैं वाइफ का 1 लाख रुपए का लोन भी पे कर दूंगा और मैं एग्री करता हूं। अब दूसरी बात इसमें ये आती है कि मान लो अगर हस्बैंड ने लोन अभी तो रेडी हो गया 1 लाख रुपए देने के लिए, आगे चल के नहीं दिए, फिर आगे चल के वो बोला नहीं भाई मैं नहीं दे रहा, हाँ वाइफ जो है खुद ही झेलेगी कुछ मन में अपने मन में कुछ दुश्मनी निकालने के लिए। अगर हस्बैंड ने आज एग्री कर लिया और बाद में जाके नहीं पे करा 1 लाख रुपए का लोन, तो उस केस के अंदर सारे लोग जिसने लोन दे रखा है तो वो तो वाइफ के ऊपर ही चढ़ेंगे, भाई तुमने पैसे क्यों नहीं दिए अभी तक। तो उस केस के अंदर क्या सर्कमस्टेंसेस होगी, हस्बैंड के ऊपर क्या लायबिलिटी होगी, तो ये सारी की सारी बातें भी आप एग्रीमेंट में लिखो कि अगर हस्बैंड पे नहीं करता है तो उसको विद इन 10 डेज विद इन 1 मंथ उसको 2 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे या इंटरेस्ट लगेगा। ये सारी बातें आप उसके ऊपर लगाओ, लायबिलिटी बढ़ाओ उसके ऊपर, ताकि हस्बैंड भी अवेयर रहेगा कि नहीं भाई मेरे को पे करना ही करना, मैंने बोला तो बात बोली है इसी वजह से। तो इसी वजह से मैंने आपको ये सारी बातें बता दी हैं। अब आखिर में आपको मैरिटल सेटलमेंट एग्रीमेंट भी एक तरीके से बनता है, इसके बारे में तो खैर जब आप एडवोकेट से कंसल्ट करेंगे वही आपको और अच्छे से डेप्थ में बता पाएंगे। दूसरी बात, जितनी मैंने आपको बातें बताई है ये 100% कह सकता हूं इस वीडियो के देखने के बाद आप एक चीज में तो मास्टर हो गए होंगे। दूसरी बात, आपको सिर्फ लगता होगा कि डिवोर्स के अंदर क्या होता है कि दोनों पार्टी एग्री करती हैं, हाँ जी हम डिवोर्स करना चाहते हैं, फिर उनका जुडिशियल सेपरेशन हो जाता है, फिर उसके बाद उनका डिवोर्स की पिटीशन फाइल हो जाती है, अगर उससे भी पहले हो जाती है कि अगर जैसा आपको आप कन्विंस कर लेते हो। मेन तो खैर कोर्ट की प्लीडिंग्स के ऊपर होता है कि आप कोर्ट के अंदर प्लीड कैसे कर रहे हो और कितना सपोर्ट वे में कर रहे हो। और दूसरी बात ये होती है कि आप दोनों पार्टी एग्री हो गए, दोनों के सिग्नेचर हो गए, हाँ जी इनका डिवोर्स हो गया। नहीं, इतनी सारी बातें तो ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1% मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं और भी बहुत सारे तरीके के पॉइंट्स पता होते हैं। और अगर आप चाहते हैं अगर ऐसी वीडियोस ऐसी टॉपिक तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप अपने थॉट्स नहीं बताते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। तो मेन बात है आपके थॉट्स जानना, क्योंकि हर किसी के थॉट्स जान के तो डिस्कशन चालू होता है, समझते हैं बातों को और भी लोग जानेंगे आपकी बातों की, हाँ ये मेरे मन में पॉइंट क्यों नहीं आया, ये पॉइंट आ सकता था। आप अपने थॉट्स जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करिएगा और नॉलेज भी शेयर करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर करिएगा, ताकि ऐसी आपको अपडेट्स रोज की रोज मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।